हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। चलिए आज हम करने वाले हैं कॉस्टिंग का अपना लेक्चर नंबर 2। यस, मैंने स्टार्ट करवा दिया है कॉस्टिंग एज वेल एज ओटी। चलिए अब हम इसको एज सुन एज अपने लेवल पे कंप्लीट कर लेंगे। अभी आज हम करने वाले हैं कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल का टॉपिक। जी, इसको ध्यान से करिएगा बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट एज वेल एज इंटरेस्टिंग टॉपिक। अच्छे से हो जाएगा, मैं अच्छे से करवा दूंगी। जस्ट वीडियो लेक्चर में कंसंट्रेशन के साथ बने रहिए। चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ, छोटा सा एक एग्जांपल बताती हूँ ताकि आपके माइंड में ऑलरेडी हो कि कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल में डिफरेंस क्या है। चलिए, ये सब तो आपने देखा होगा कि जैसे कि हमारे घरों पे लगे होते हैं एसीज 2 3 स्टार्स होते हैं। एक बात बताओ, आपको ये बात क्लियर होगी कि 3 स्टार्स एसी के जो बिजली के बिल है वो बहुत ज्यादा आता है। अब आपको था कि मुझे एसी चलाने की वजह से बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आप क्या करते हो, आप इसकी कॉस्ट को कम करने के लिए गर्मी में बैठना स्टार्ट कर देते हो, एसी को बंद करके रखते हो, जो कि हुआ हमारी तरफ से टेम्परेरी सॉल्यूशन कि जितना देर तक आपने बंद करा एसी आपका बिल नहीं आएगा। नेक्स्ट गर्मी फिर आप चलाओगे, फिर थोड़ा चलाओगे, फिर उसको कंट्रोल करोगे। जो टेम्परेरी कंट्रोल हुआ, जो कि परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, इसको बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल। बट अगर आपने 3 स्टार्स एसी को चेंज करवाकर 5 स्टार एसी में बदल दिया, आपने सोचा कि एसी ही चेंज करवा दीजिए, अब क्या होगा, आपका बिजली का बिल भी कम आएगा एंड इट इज अ परमानेंट रिडक्शन। जो बिजली का बिल आपका होगा वो परमानेंट रिडक्शन होगा एंड क्वालिटी भी मेंटेन की है आपने। कॉस्ट तो आपकी कम हुई, एट द सेम टाइम आपको गर्मी में भी नहीं बैठना पड़ा, क्वालिटी भी रिटेन हुई। इसको बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन में क्या है, कॉस्ट कंट्रोल हमने एसी बंद कर दिया, टेम्परेरी सेविंग कर दी। कॉस्ट रिडक्शन क्या हुआ, आपने 3 स्टार एसीज को हटाकर 5 स्टार एसीज लगवा लिए सो दैट एक आपको बिजली के बिल का परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाए। उसको बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन, परमानेंट रिडक्शन इन द कॉस्ट। और आपकी क्वालिटी भी कम ना हो, आपको गर्मी में भी नहीं बैठना पड़ेगा, एसी भी आप यूज करोगे, फिर भी आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसको बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन। आई होप आपके माइंड में एक वो आ गया हो, एक ओवरव्यू आ गया हो। अभी हम डेप्थ में पढ़ने वाले हैं कॉस्ट रिडक्शन सबसे पहले। चलिए हम करते हैं स्टार्ट अपना कॉस्ट रिडक्शन। देखो कॉस्ट रिडक्शन क्या बोलता है, कॉस्ट रिडक्शन कहता है कॉस्ट रिडक्शन इज द अचीवमेंट ऑफ रियल एंड परमानेंट रिडक्शन। एक तो बात वो रियल होना चाहिए, एक्चुअल में आपने कॉस्ट उसकी कम करी एंड परमानेंट कम करी। अब एक बात मुझे बताओ, अगर मैंने एसी थोड़े दिन के लिए बंद कर दिया, क्या ये श्योरिटी होगी कि परमानेंट में एसी बंद कर पाऊंगी? कल को अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो गया तो मुझे फिर से चलाना पड़ेगा, फिर जब मुझे लगेगा बिल ज्यादा आ गया फिर मैं उसको कम करूंगी। तो ये उसकी बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है आप अपनी कॉस्ट में परमानेंट रिडक्शन कर दो, परमानेंट रिडक्शन इन द कॉस्ट कर दो। किसकी कॉस्ट को कम करना है हमने? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की कॉस्ट को कम करना है। क्यों? क्योंकि हम कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं जिसमें हम प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में जो पर यूनिट कॉस्ट है उसको परमानेंट कम करना इज कॉल्ड द कॉस्ट रिडक्शन। देखो, इट कंटिन्यूअसली अटेम्प्ट्स टू अचीव जेन्युइन सेविंग इन द प्रोडक्शन। ये नहीं कह रहा है कि आप टेम्परेरी कर लो या फॉर द टाइमिंग कुछ ऐसा कर लो कि चलो थोड़ा सा बिल कम हो जाए, नहीं, ये कह रहा है जेन्युइन सेविंग्स करो। किस चीज में जेन्युइन सेविंग करनी है? प्रोडक्शन में। अब आपने ऐसे नहीं करना कि कॉस्ट को कम करने के लिए, चलो एक एग्जांपल मैं कॉस्टिंग से रिलेट करता हुआ भी आपको देती हूं। आप बनाते थे प्रोडक्ट ए जिसके अंदर लगता था रॉ मटेरियल ए। अब जो रॉ मटेरियल ए था आप 90 रुपी पर केजी में लेकर आ रहे हो, ठीक है। अब आपको पता चला कि मार्केट में सामान बहुत सस्ते में बिक रहा है जबकि आपका तो रॉ मटेरियल इतना महंगा है। तो आपने क्या करा, देखो आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आपने क्या करा, अगर आपने एक ऐसा सप्लायर ढूंढा जो सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको कम दामों में दे रहा है, दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट रिडक्शन, जिसमें आप
क्वालिटी को मेंटेन करके रखते हो। बट अगर आपने चीपर कोई सप्लायर ढूंढ लिया जो क्वालिटी ही आपको खराब दे रहा है, तो ऑब्वियसली वो सस्ते में आपको देगा, तो वो आपका कॉस्ट रिडक्शन नहीं है। वो क्या कह रहा है, जेन्युइन सेविंग करनी है, आपने अननेसेसरी सेविंग नहीं करनी कॉस्ट को कम करने के लिए। मुझे कॉस्ट कम करनी है तो घटिया माल लाना स्टार्ट कर दो, नहीं, आपको जेन्युइन सेविंग करनी है। किसमें जेन्युइन सेविंग करनी है, प्रोडक्शन की कॉस्ट में, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट में, सेलिंग की कॉस्ट में और एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट में। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। हमने कुछ नहीं सिर्फ इतना पढ़ा, कॉस्ट रिडक्शन जो है वो एक परमानेंट रिडक्शन इन कॉस्ट है। टेम्परेरी आपने किसी चीज को कम नहीं करना है, एक सोल्यूशन ढूंढना है प्रॉब्लम को और उसको परमानेंटली रिजॉल्व करना है। इट डज नॉट एक्सेप्ट द स्टैंडर्ड और बजट। हम ये नहीं देखते कि बजट हमने बनाया था 100 रुपीज का तो कॉस्ट उससे कम करनी है कैसे ना कैसे करके, नहीं, ये तो बल्कि बजट को भी चैलेंज करता है। ध्यान रखना, कॉस्ट रिडक्शन क्या करता है, वो बजट को भी चैलेंज करता है। हो सकता है हमने बजट ही गलत बनाया हो, तो ये बजट को भी चैलेंज करता है। इट डज नॉट एक्सेप्ट अ स्टैंडर्ड और बजट, ठीक है, इवन इट चैलेंजेस द स्टैंडर्ड्स, ये स्टैंडर्ड्स को भी चैलेंज करेगा। क्यों, एक बात बताओ, जब आप अपने किसी सप्लायर से माल खरीद रहे थे तो वो माल आपको 100 रुपीज पर केजी में ही मिल रहा था, तो आपने स्टैंडर्ड भी तो 100 पर केजी के हिसाब से सेट किया होगा, जबकि एक्चुअल में मार्केट में उसका प्राइस 90 पर केजी है। तो जबकि आपके स्टैंडर्ड्स ही गलत हो गए, तो कॉस्ट रिडक्शन क्या करेगा, कॉस्ट रिडक्शन आपके स्टैंडर्ड्स को भी चैलेंज करेगा। क्या करेगा, आपके स्टैंडर्ड्स को भी चैलेंज करेगा, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली टू मेक इन्वेस्टमेंट, तो क्या करेगा, आपके स्टैंडर्ड्स को भी चैलेंज करेगा, कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट करेगा, जेन्युइन सेविंग्स करेगा आपके लिए। दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट रिडक्शन। ध्यान रखना ये बात, आप मेरे दोनों एग्जांपल्स याद रखो, आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगी चीजें। चलो, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, देखिए कॉस्ट रिडक्शन क्या है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कॉस्ट रिडक्शन क्या है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, किस चीज का, क्रिटिकल कॉस्ट एग्जामिनेशन। जो आपने कॉस्ट इनकर्ड की है, हर एलिमेंट को उठाकर उसका क्रिटिकली एग्जामिन करो कि यहाँ पे क्या कुछ स्कोप इंप्रूवमेंट का पॉसिबल है, इज देयर एनी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट इज देयर इन दैट। तो हम क्या चेक करेंगे, क्या हर कॉस्ट एलिमेंट में क्या कोई कॉस्ट इंप्रूवमेंट अवेलेबल है या नहीं है, एंड हम चैलेंज करेंगे स्टैंडर्ड्स को भी हम चैलेंज करेंगे। कॉस्ट रिडक्शन रेफर्स टू द परमानेंट एंड जेन्युइन सेविंग्स इन द कॉस्ट, ये हम पढ़ चुके हैं। जब आप परमानेंट रिड्यूस करोगे तो वो कॉस्ट रिडक्शन है, जब आप टेम्परेरी रिड्यूस करोगे दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है। कैसे करोगे, ताकि आप वेस्टफुल, एक बात बताओ कैसे करोगे आप ये कॉस्ट रिडक्शन को, कैसे अचीव करोगे, जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है उनको रिमूव कर दो, जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है उनको हटा दो, एंड इन एसेंशियल एलिमेंट है उनको भी हटा दो। हो सकता है, मान लो कैसे करेंगे, आप एक चॉकलेट खरीदते हो, ठीक है, चॉकलेट में पहले तो पेपर पैकिंग होती है, ठीक है, फिर फॉइल पैकिंग होती है। आपको एनालिसिस करने पे पता चला कि पेपर पैकिंग की जरूरत नहीं है, सीधा फॉइल पैकिंग में करके भी प्रोडक्ट अगर बेचोगे तो कोई भी मतलब इफेक्ट नहीं पड़ने वाला सेल पे। तो क्या हुआ, वो जेन्युइन रिडक्शन हुआ ना, आपने अल्टीमेटली कॉस्ट की क्वालिटी को कम नहीं कर दिया, आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को कम नहीं किया, आपने क्या किया, एक एक एलिमेंट को उठाया, जेन्युइनली चेक किया कि इस प्रोडक्ट में इस चीज की जरूरत नहीं है तो इसको हटा दो। तो वेस्टफुल या इनएसेंशियल, वो खर्चा जो हमारे लिए जरूरी नहीं था उसको हटा दिया गया, तो कॉस्ट को रिडक्शन हुआ। दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक। आई होप आपको समझ में आया होगा। परमानेंट सेविंग जब भी होती है कॉस्ट में, दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक। नेक्स्ट हम करने वाले हैं, अभी पढ़ा है थोड़ा सा ये, चलो देखो क्या कह रहा है। एज पर सीमा लंडन, जो कोस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंग्लैंड वाला है, उन्होंने क्या बोला, कॉस्ट रिडक्शन इज द अचीवमेंट ऑफ रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको मीनिंग में इसको बता चुकी हूं।
कोस्ट रिडक्शन कहां पे स्टार्ट होता है? जहां पे कोस्ट कंट्रोल खत्म होता है। टेम्परेरी चीजें स्टॉप होंगी तभी तो परमानेंट पे आप जाओगे ना। तो कोस्ट रिडक्शन कहां पे स्टार्ट होता है? जहां पे कोस्ट कंट्रोल खत्म होता है, जहां पे कोस्ट कंट्रोल एंड होता है। एंड तो ये क्या करता है? हार्मनी लाने की कोशिश करता है स्टैंडर्ड्स में। देखो, कोस्ट रिडक्शन बिगिंस, कोस्ट रिडक्शन कहां पे स्टार्ट होता है? वेयर कोस्ट कंट्रोल एंड्स। कोस्ट कंट्रोल क्या करता है? कोस्ट कंट्रोल सिर्फ स्टैंडर्ड से मैच करता रहता है। मैंने 100 का स्टैंडर्ड सेट किया था तो मेरी कोस्ट उससे नीचे रहनी चाहिए। जो स्टैंडर्ड्स बना दी जाती हैं, कोस्ट कंट्रोल उसको कैलकुलेट करता है कि क्या मैं स्टैंडर्ड्स के आसपास हूं ना। लेकिन कोस्ट रिडक्शन क्या करता है? वो स्टैंडर्ड्स को भी चैलेंज कर देता है। कोस्ट रिडक्शन क्या करता है? कोस्ट रिडक्शन हमारा स्टैंडर्ड्स को भी चैलेंज करता है। चलिए, आई होप आपको कोस्ट रिडक्शन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं कोस्ट कंट्रोल पे। कोस्ट कंट्रोल इज डिफाइंड एंड अंडरस्टूड। कोस्ट कंट्रोल कैसे समझा जाता है? ये एक प्रोसेस है कोस्ट को रेगुलेट करने का। क्या है ये एक प्रोसेस है जिसमें आप कोस्ट को टेम्परेरी खींचते हो, कम करते हो। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो? कोस्ट को रेगुलेट करते हो। द प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन, कैसे रेगुलेट करते हो? कोस्ट अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स लगाकर स्टैंडर्ड्स बना दिए, बजट बना दिए, फिर वेरिएंस चेक किया। अगले साल देखा कि वेरिएंस हमारा नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव को पॉजिटिव लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कोस्ट कंट्रोल। कोस्ट कंट्रोल क्या है? टेम्परेरी सॉल्यूशन है। कोस्ट कंट्रोल क्या हुआ? हमारा टेम्परेरी सॉल्यूशन हुआ। फर्दर, कोस्ट कंट्रोल नीड्स द एग्जीक्यूटिव एक्शन। कोस्ट कंट्रोल में एग्जीक्यूटिव एक्शन चाहिए होते हैं। इट डज नॉट कम ऑटोमेटिकली। कोस्ट कंट्रोल आपका ऑटोमेटिकली नहीं आने वाला। ऐसा नहीं हो सकता। कोस्ट रिडक्शन में तो क्या होगा? आपने 3 स्टार एसी से 5 स्टार एसी चेंज कर लिया तो ऑटोमेटिकली कोस्ट रिडक्शन स्टार्ट हो गया। बट यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? एक्शंस डालने पड़ेंगे अपने। तो वो धीरे धीरे करके आपका कोस्ट फॉर द टाइम बिंग के लिए कंट्रोल होगा। आपका परमानेंट सॉल्यूशन वो नहीं है। चलो, कोस्ट कंट्रोल में क्या होता है? कोस्ट कंट्रोल कैसे अचीव करते हो? आप स्टैंडर्ड्स फिक्स करते हो। स्टैंडर्ड्स फिक्स करते हो, फिर अपने एक्चुअल डाटा को गैदर करते हो। एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाएगा। फिर दोनों में जो डिफरेंस है, जो वेरिएंस है, वो आपका वेरिएंस को सॉल्व किया जाएगा कि इस वेरिएंस को, नेगेटिविटी को कैसे कम किया जा सके। देखो, कलेक्टिंग द एक्चुअल डाटा फॉर ईच एरिया। आप हर एरिया में पहले तो स्टैंडर्ड फिक्स करोगे। गेटिंग माय पॉइंट? सबसे पहले हमने किसी चीज के लिए स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। आपको लगा आपको 100 मार्क्स चाहिए, आपने 100 अपना स्टैंडर्ड लगा दिया। फिर आप देखोगे कि आपके जो मॉक टेस्ट आपने दी उसमें कितने मार्क्स आए? उसमें आपके मार्क्स आए 40 मार्क्स आए आपने। तो कैसे देखा? फिर आपने जो एक्चुअल आपके मार्क्स आए उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर किया। 60 का जो वेरिएंस है, फिर आप क्या करोगे? वो जो आप 60 का वेरिएंस है उसको कम करने की कोशिश करोगे। दैट इज कॉल्ड द कोस्ट कंट्रोल टेक्निक। कंपेयर करेंगे एक्चुअल डाटा को विद द स्टैंडर्ड एंड फॉरवर्डिंग द प्रॉम्प्ट रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट। आप मैनेजमेंट को बता दोगे कि ये हमारा वेरिएंस है एंड इसको सोल्व करने के लिए क्या क्या एक्शन लिए जाएंगे, फिर वो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। दीज कोस्ट कंट्रोल्स एक्चुअल कोस्ट टू कंफर्म द प्लान्ड कोस्ट। मेन मोटिव क्या है कोस्ट कंट्रोल का? जो आपकी एक्चुअल कोस्ट है ना, वो उसको प्लान्ड कोस्ट के हिसाब से लाने की कोशिश करता है। मान लो आपने सोचा था कि आप 100 केजी में 100 रुपए पर केजी में आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, एक्चुअल में आपको मिला 110 में। तो जो कोस्ट कंट्रोल टेक्निक्स हैं, जैसे हम स्टैंडर्ड कोस्टिंग कहते हैं, बजटरी कंट्रोल कहते हैं, वो क्या करेगा? वो 10 रुपए को कम करने की कोशिश करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि बजट हमारा गलत तो नहीं, कहीं बजट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो क्या करता है? सिर्फ एक्चुअल को स्टैंडर्ड के पास लाने की कोशिश करता है। वो अंदर के रीजंस को नहीं ढूंढता है, एक्चुअल को स्टैंडर्ड्स के पास लाने की कोशिश करता है। दैट इज कॉल्ड द कोस्ट कंट्रोल। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने क्या पढ़ा अब तक। कोस्ट रिडक्शन एंड कोस्ट कंट्रोल। कोस्ट रिडक्शन परमानेंट सॉल्यूशन, कोस्ट कंट्रोल
टेम्पोरेरी सॉल्यूशन। हमने 3 स्टार एसीज को थोड़े दिन के लिए बंद कर दिया, बिजली का बिल कम आए, दैट इज कॉल्ड द टेम्परेरी सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट कंट्रोल। जिसमें आपकी परमानेंट कॉस्ट कम नहीं हो रही है, टेम्परेरी कॉस्ट कम हो रही है, दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट रिडक्शन में परमानेंट सेविंग हो रही है और क्वालिटी को मेंटेन किया जा रहा है, जबकि कॉस्ट कंट्रोल में हमें गर्मी सहनी पड़ रही है, क्वालिटी मेंटेन नहीं है। चलो नेक्स्ट हम करेंगे कंपैरिजन बिटवीन द कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल के बीच का कंपैरिजन क्या कहता है? चलिए क्या कहता है कंपैरिजन? सबसे पहली बात, अब तो आपको फटाफट से आ जाएगा अगर अपने ऊपर का अच्छे से सुना है। कॉस्ट रिडक्शन कौन सा सॉल्यूशन है? इट इज द परमानेंट रिडक्शन इन द कॉस्ट। कॉस्ट रिडक्शन क्या है? परमानेंट रिडक्शन इन द कॉस्ट। जबकि कॉस्ट कंट्रोल क्या है? ये कंपैरिजन करता है एक्चुअल रिजल्ट्स विद द बजटेड। एक्चुअल को बजट के साथ कंपेयर करेगा ताकि जो डिफरेंस है उसको टेम्परेरीली कंट्रोल किया जा सके, जो डिफरेंस है उसको टेम्परेरीली कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट आता है क्वालिटी के बेसिस पे। कॉस्ट रिडक्शन में क्वालिटी मेंटेन रहेगी या कॉस्ट कंट्रोल में? फटाफट से बोलो मेरे साथ। कॉस्ट रिडक्शन में क्वालिटी मेंटेन रहेगी, जबकि कॉस्ट कंट्रोल में क्वालिटी की गारंटी नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? अब एक बात बताओ, कॉस्ट रिडक्शन में हम क्या करते हैं? कॉस्ट रिडक्शन में हम एम्फसाइज हमारा किस पे रहता है? प्रेजेंट कॉस्ट पे भी रहता है, फ्यूचर पे भी। मैंने एक बार 5 स्टार एसी चेंज कर लिया, क्या सिर्फ आज वाले इस मंथ की 5 स्टार एसी की कॉस्ट कम होगी? नहीं, फ्यूचर की हमेशा के लिए मैंने कॉस्ट कम कर दी 5 स्टार एसी के लिए। जबकि कॉस्ट कंट्रोल में हम क्या करते हैं? अरे भाई जो डेविएशन है अभी के लिए सेट करो, आगे का आगे देखेंगे। तो वो प्रेजेंट पे फोकस करता है। कॉस्ट रिडक्शन किस पे फोकस करता है? प्रेजेंट पे भी फोकस करता है एज वेल एज फ्यूचर पे भी फोकस करता है। जबकि कॉस्ट कंट्रोल फोकस ओनली ऑन द प्रेजेंट, वो सिर्फ प्रेजेंट पे फोकस करता है। एम्फेसिस इज ऑन द प्रेजेंट कॉस्ट। उसके बाद आता है करेक्टिव मेजर। देखो करेक्टिव मेजर कौन सा है? कॉस्ट रिडक्शन इज द करेक्टिव मेजर, ये चीजों को करेक्ट करता है, और कॉस्ट कंट्रोल कुछ समय के लिए प्रिवेंट करता रहता है चीजों को, है ना। चलो उसके बाद आता है कॉस्ट रिडक्शन में कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, परमानेंटली कॉस्ट को कैसे कम किया जा सकता है। बहुत सारी टेक्निक्स होती है, जिसमें से एक है JIT काइजन कॉस्टिंग, है ना। अगर आपने सुने हो नाम, काइजन कॉस्टिंग क्या होता है? छोटे छोटे चेंजेस से हम बड़े चेंजेस कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द काइजन कॉस्टिंग। वैल्यू एनालिसिस जो भी हम पढ़ने वाले हैं। जबकि कॉस्ट कंट्रोल में क्या होता है? आपके किसी जगह पे 6 बंदे काम कर रहे थे, आपने लेबर हटा दी, 4 पर्सन काम कंप्लीट करेंगे। आपने रॉ मटेरियल चीपर कर लिया, दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट कंट्रोल। आप टेम्परेरी सेविंग कर रहे हो और जिसमें कॉस्ट क्वालिटी की भी कोई गारंटी नहीं है, दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक। अब हम पढ़ेंगे कि कॉस्ट रिडक्शन की एडवांटेजेस क्या क्या हैं। चलिए आई होप आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं। लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड यस शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। कोई अगर ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है, दैट दो स्टूडेंट्स कैन आल्सो फॉलो दिस लेक्चर, बिकॉज सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम रहता है ना। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी रेफर कर सकते हो, चाहे वो कॉलेज गोइंग हो, चाहे वो UPSC की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको कॉमर्स का ऑल कंटेंट मिलने वाला है, जिससे सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। चलिए अभी हम करते हैं कॉस्ट रिडक्शन जो हमने किया उसकी एडवांटेज क्या क्या होगी। देखो कॉस्ट रिडक्शन की क्या एडवांटेज होगी? ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी कॉस्ट कम हो गई तो पर यूनिट कॉस्ट कम आई, पर यूनिट कॉस्ट कम आई तो आप कंज्यूमर्स को गुड्स चीपर रेट पर दे पाओगे। जब आपको सस्ते में बना रहे हो तो आप बेचोगे भी तो सस्ते में ना उस चीज को, तो क्या होगा? कॉस्ट रिडक्शन क्या करेगा? चीपर रेट पे कंज्यूमर्स को गुड्स अवेलेबल कराने में हेल्प करता है। फिर आ जाता है, अब एक देखो दो चीजें पॉसिबल है। मैं कोई चीज 10 रुपीज में बना रही थी और मैं 12 में बेच रही थी, अब मेरी उस चीज की कॉस्ट 8 रुपीज आती है। अब दो चीजें पॉसिबल है, या तो मैं क्या करूं, देखो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना था? 2 रुपीज, या तो मैं इसको अब 10 रुपीज में बेचूं तो क्या होगा? मैं कंज्यूमर को गुड्स चीपर रेट में अवेलेबल करा रही हूं, ठीक है, मेरा प्रॉफिट मार्जिन तो सेम है। या फिर ये भी हो सकता है कि मैं बेचूं तो मार्केट में 12 में ही, बट मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए, 4 रुपीज तक हो जाए। तो दोनों चीजें पॉसिबल हैं, वो आपकी चॉइस है
कि क्या करोगे, आप चीपर रेट पे अवेलेबल करवाओगे या फिर आप अपना प्रॉफिट मार्जिन को एनहांस करोगे, या फिर अपना प्रॉफिट मार्जिन को एनहांस करोगे। द बेस लाइन ऑफ द कॉस्ट रिडक्शन इन प्रॉफिट मार्जिन, आप क्या करते हो, प्रॉफिट मार्जिन आपका इंक्रीज हो जाता है। जब आपकी कॉस्ट कम हुई तो प्रॉफिट मार्जिन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चलिए क्या कहता है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कॉस्ट रिडक्शन हेल्प्स इन इंप्रूविंग द स्टैंडर्ड्स। आपको हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जो कॉस्ट रिडक्शन है वो स्टैंडर्ड्स को भी चैलेंज करता है। कॉस्ट रिडक्शन क्या करता है, स्टैंडर्ड्स को भी चैलेंज करता है ना। तो स्टैंडर्ड्स को चैलेंज कौन करेगा, कॉस्ट रिडक्शन, और इंप्रूव करेगा पूरे की पूरी प्रोसेस को। क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल में हम स्टैंडर्ड्स को नहीं देखते, कॉस्ट कंट्रोल में तो हम सिर्फ एक्चुअल स्टैंडर्ड्स को नियर टू नियर लाने की कोशिश करते हैं, जबकि कॉस्ट रिडक्शन में हम स्टैंडर्ड्स भी देखते हैं, कहीं स्टैंडर्ड ही हमारा गलत तो नहीं है, तो स्टैंडर्ड्स भी चेंज किए जाते हैं। तो वो क्या कह रहा है, कॉस्ट रिडक्शन हेल्प्स इन इंप्रूविंग द स्टैंडर्ड्स सिंस इम्प्रोवाइजिंग द प्रोसेस, प्रोसेस इंप्रूव हो जाएगी, द नेचर ऑफ वर्किंग ऑफ करंट प्रोसेस विच विल इंप्रूव द स्टैंडर्ड, जो आपका अल्टीमेटली स्टैंडर्ड्स भी इंप्रूव कर देगा। नेक्स्ट आता है, ऑब्वियस सी बात है, जब प्रॉफिट आपका बढ़ेगा तो अल्टीमेटली टैक्स का अमाउंट बढ़ेगा, टैक्स का अमाउंट बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स मिलेगा, तो इससे फायदा स्टेट को भी है। स्टेट का मतलब यहाँ पे स्टेट वो नहीं है हरियाणा यूपी पंजाब, ये नहीं है, स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट। तो टैक्स रेवेन्यू ऑफ द स्टेट विल इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट आएगा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा, ये बात तो सोचने की है। एक्सपोर्ट में आपको कैसे बताती हूँ कैसे बढ़ेगा। देखो, अब एक बात बताओ, आप लोग पहले 10 रुपीज में बना रहे थे, ठीक है, 10 रुपीज में आप प्रोडक्ट को बना रहे थे। अब सामने वाली कोई और पार्टी है किसी और कंट्री की, वो मान लेते हैं चलो हमारी कंट्री कोई और पार्टी है वो 8 रुपए में एक्सपोर्ट कर रही है, तो बाहर वाला पर्सन किससे खरीदेगा, आपसे खरीदेगा, दूसरे पर्सन से, वो दूसरे पर्सन से खरीदेगा, क्योंकि मैं तो उसको 8 रुपए में अवेलेबल करवा ही नहीं पा रही हूँ प्रोडक्ट। तो अब क्या होगा, अब अल्टीमेटली आपकी खुद की कॉस्ट भी कम आ गई, तो आप एक्सपोर्ट कर पाओगे चीपर रेट पे। तो जो इंपोर्ट करने वाला व्यक्ति है, जब आप चीपर रेट पे एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वो आपसे खरीदेगा, ना कि महंगे वाले पर्सन से, ठीक है ना। तो एक्सपोर्ट्स भी इससे बढ़ता है। एक्सपोर्ट्स विल बी इंक्रीज ड्यू टू लो प्राइजेस। आपके प्राइजेस कम हो गए, अब आप सस्ते दामों पर दूसरी कंट्री में भी प्रोवाइड करवा सकते हो अपना प्रॉफिट मार्जिन सेम रखकर। इट विल रिड्यूस द ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट हमारा कम हो जाएगा और हमारी रेवेन्यू जो है वो बढ़ जाएगी। दैट इज कॉल्ड द एडवांटेजेस ऑफ द कॉस्ट रिडक्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैं सारा करवाऊंगी कॉस्टिंग, डू नॉट वरी। जैसा ओबीओ टेक्स कराया था वैसे ही कॉस्टिंग भी करेंगे, धीरे धीरे सब कंप्लीट करेंगे। अब लेक्चर रेगुलर हो जाएंगे एज आई प्रोमिस्ड टू यू यस्टरडे। अब मेरे थ्रोट में कुछ भी प्रॉब्लम है या नहीं है दैट इज सेकेंडरी फॉर मी, बट आप लोगों के लिए कंप्लीट कराना इज माय प्राइमरी मोटिव। चलो नेक्स्ट आता है वैल्यू एनालिसिस। एक बात बताओ, अभी हमने कुछ मिनट पहले वैल्यू एनालिसिस कहाँ पे पढ़ा है, वैल्यू एनालिसिस हमने पढ़ा है कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स के एग्जांपल्स में। तो हमने क्या पढ़ा, वैल्यू एनालिसिस क्या है, कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स। अब प्लीज डू नॉट मिक्स द वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यू चेन एनालिसिस। जिन्होंने जो सीए स्टूडेंट्स होंगे दे मस्ट बी कंफ्यूजिंग, मे बी हो सकता है आपको क्लियर भी हो, है तो इट्स अ गुड। हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि एक हमने वैल्यू चेन एनालिसिस भी पढ़ा था पोर्टर्स के 5 फोर्स मॉडल में, है ना, वैल्यू चेन एनालिसिस, ये तो वैल्यू एनालिसिस है। मैं आपको छोटा सा डिफरेंस बताती हूँ वैल्यू चेन, चलो पहले पढ़ते हैं फिर मैं आपको डिफरेंस क्लियर करती हूँ। पहले हम पढ़ते हैं वैल्यू एनालिसिस क्या है। एनालिसिस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, आपने एनालाइज करना है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को, एनालाइज करो और उसमें से एलिमिनेट कर दो वो सब कॉस्ट जो आपको वैल्यू नहीं दे रही हैं। अब मैं आपको बताती हूँ वैल्यू चेन एनालिसिस में क्या होता है। वैल्यू एनालिसिस में आप सिर्फ उन चीजों को एलिमिनेट कर रहे हो जो चीज आपके लिए वैल्यू नहीं बढ़ा रही है, लेकिन वैल्यू चेन एनालिसिस में हम क्या करते थे, हम उन चीजों पे फोकस करते थे जो वैल्यू बढ़ा रही हैं। ठीक है, वो बोलता था कि जो चीजें वैल्यू ऐड कर रही है उसके ऊपर फोकस करो, जो नहीं कर रही उसको हटा दो। लेकिन वैल्यू एनालिसिस क्या बोल रहा है, वैल्यू एनालिसिस ये बोल रहा है जो चीजें डू नॉट ऐड एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वैल्यू, जो चीज आपके वैल्यू में कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रही हैं उसको रिव्यू करो,
चाहे वो डिजाइन है, चाहे वो मटेरियल है, और जो अननेसेसरी चीजें हैं उसको हटा दो, वो होता है वैल्यू एनालिसिस। इट इज अ टूल ऑफ द कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन का एक टूल है ये अभी हम पढ़ के आए हैं ऊपर। अब हम देखते हैं वैल्यू एनालिसिस के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। चलिए देखो, वैल्यू एनालिसिस में क्या होगा, कोऑपरेशन बढ़ेगी एम्प्लॉइज की, मॉरल ऑफ द एम्प्लॉइज विल एनहांस। क्यों बढ़ेगा, एक बात बताओ, जब अननेसेसरी चीजों को, अननेसेसरी आइटम्स को आप हटा दोगे तो एम्प्लॉइज भी तो खुश होंगे ना कि हाँ अब हमें फालतू चीजें नहीं करनी पड़ रही है अननेसेसरी, हमें सिर्फ उतना ही काम करना है जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं हमारे लिए। तो अल्टीमेटली एम्प्लॉइज का मॉरल भी इंक्रीज हो जाएगा एंड कोऑपरेशन भी बढ़ जाएगी। फिर आता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन विल बी एनहांस्ड। क्यों, एक बात बताओ, जब आप नॉन वैल्यू एडिशन वाली चीजों को हटा दोगे तो अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट भी तो कम हो जाएगी ना। कॉस्ट कम होगी तो आप कस्टमर को चीपर रेट पे प्रोवाइड कर पाओगे प्रोडक्ट। जब आप कस्टमर को चीपर रेट पर प्रोडक्ट प्रोवाइड करोगे तो उनकी सेटिस्फेक्शन एनहांस हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ये तो कॉस्ट रिडक्शन की टेक्निक है। तो अल्टीमेटली वैल्यू एनालिसिस करने से कॉस्ट कम होने वाली है। कॉस्ट कम होगी तो क्या होगा, एम्प्लॉइज को भी बेनिफिट होगा, सॉरी कॉस्ट कम होगी तो क्या होगा, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगी। सबसे पहली बात, ये एक साइंटिफिक मेथड है, ये ऐसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो वाला मेथड नहीं है, ये एक साइंटिफिक मेथड है जो ट्राइड एंड टेस्टेड करके पूरा अप्लाई किया जाता है और उससे कॉस्ट रिडक्शन इंप्रूव की जाती है। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिफिकेशन एंड एलिमिनेट द प्रॉब्लम्स। आपने उन प्रॉब्लम्स को हटाना है, उन एरियाज में डाइवर्सिफाई करना है जो नैरो मेथड यूज करके प्रॉब्लम्स जनरेट करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन एंड एलिमिनेट्स द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय नैरो मेथड। आप ऐसे गलत सलत मेथड यूज करते थे बनाने के, तो जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ती थी। तो अब आप वैल्यू एनालिसिस कर रहे हो तो अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट रिडक्शन कम हो रही है। क्यों यूज हो रही है, क्योंकि आपने जो आप नैरो मेथड यूज करते थे ना, उल्टे सीधे मेथड यूज करते थे प्रोडक्शन के, वो अब आपने हटा दिए हैं, वो आपने एलिमिनेट कर दिए हैं, जिसकी वजह से वैल्यू एनालिसिस सक्सेसफुल हो रहा है। वैल्यू एनालिसिस सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होने का मतलब क्या, कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है। कॉस्ट रिडक्शन होने का मतलब का अल्टीमेटली एज अ होल सबको बेनिफिट हो रहा है। चलिए यहाँ पे हमारा फिनिश हुआ आज का टॉपिक। मैं आई विल ट्राई कि मैं दोनों ही लेक्चर्स डेली ले आऊं, या फिर मैं देखती हूँ जो मैंने एक्चुअली प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है जो 2 डेज का स्टूडेंट्स का बनेगा वो मैं एक सब्जेक्ट में ले आऊंगी। देखती हूँ मैं जैसे सूट करेगा। ओटी और सॉरी ओटी चल रहा है, ओटी इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग प्लान कर रही हूँ मैं ओटी आपके लिए। सो स्टे कनेक्टेड ओटी के लिए, बिकॉज ओबी को बहुत बहुत सारा प्यार दिया आप लोगों ने, ओटी भी ऐसे ही हो जाएगा आप लोगों का। आई मेक श्योर कि ओटी भी मैं आपके टिप्स पे करवा के रहूंगी, क्योंकि थ्योरी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है ना। कोस्टिंग और ओटी दोनों ही बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि अकाउंट्स वगैरह सब कर लेते हैं, है ना। कोस्टिंग एंड ओटी बच्चों को डिफिकल्टी दे जाता है। सो डू नॉट वरी, हम अच्छे से कर लेंगे कोस्टिंग भी और ओटी भी। ओटी तो मैं आपको बहुत अच्छा कराऊंगी, जैसे आपको ओबी करवाया ना, और भी अच्छा होगा। दैट डजंट मीन कोस्टिंग अच्छा नहीं होगा, कोस्टिंग भी अच्छा होगा। तो इसमें थोड़ा प्रैक्टिकल है ना, तो थोड़ा बनता रहता है इंटरेस्ट, पर ओटी में इंटरेस्ट बना के रखना थोड़ा डिफिकल्ट सा होता है। बट डू नॉट वरी, हम सब करने वाले हैं। स्टे कनेक्टेड टू द चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस, लाइक द वीडियोस इफ यू आर रियली लाइकिंग इट, कमेंट बिलो अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, एंड रेफर इट टू अदर ऑल्सो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।